मेरे साथ अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद हैं और इस शो में हम आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सवाल पूछने के तरीके लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। उसके जरिए आपकी स्टॉक मार्केट से जुड़ी जो भी उलझने हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें हमारे फ़ोन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 9167329108 पर हमें कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। उसके साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। कुछ ही देर में हम अपने एक्सपर्ट्स को भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। और आज लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि शानदार तेजी बनी हुई है बाजार में और रिकॉर्ड लेवल के ऊपर ही आज भी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी देखिए करीब करीब 80 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है और सेंसेक्स में भी करीब 255 अंकों की बढ़त इस वक्त देखने को मिल रही है। तो लगातार हम देख रहे हैं दूसरे दिन ये रिकॉर्ड शिखर देखने को मिल रहा है। और आज बैंक निफ्टी भी देखिए अपने रिकॉर्ड हाई के आसपास ये 224 अंक ऊपर बैंक निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। और आज सपोर्ट दे रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी ट्विंस और इसके अलावा एचयूएल जैसे स्टॉक से भी आज अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एचयूएल देखिए करीब 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। उसके बाद सिप्ला, टाइटन, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 1.5 से 2% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा ऑयल एंड गैस और एनर्जी पैक में आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर एक्शन देखेंगे तो आज एफएमसीजी स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस और सरकारी बैंकों में आज हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट से विवेक कारवा जी और इस कुणाल रामभिया भी हमारे साथ मौजूद हैं द स्वीट से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। एक बार एक टेक्निकल राय ले लेते हैं मार्केट पर। कुणाल, आप सजेस्ट करिए, मार्केट लगातार तेजी बनाए हुआ है और हम रिकॉर्ड लेवल्स देख रहे हैं इस वक्त बाजार में। अब आगे के लिए आपको ट्रेंड कैसा नजर आ रहा है? कौन से लेवल्स अहम आप वॉच करेंगे निफ्टी के लिए? और बैंक निफ्टी पर भी राय दीजिए, ये भी अपने ऊंचाई के आसपास ही अब ट्रेड कर रहा है, तो क्या सजेशन होगा आपका इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन पर? गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग अभिषेक एंड ऑल आवर व्यूअर्स आल्सो। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो यस, हमने देखा कि एक ऑल टाइम हाई आज हमने देखा और बहुत ही शानदार तरीके से कई दिनों से ये एक ट्रेंड चल रहा है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये ट्रेंड करीब करीब 12 अक्टूबर को शुरू हुआ जब निफ्टी 17,000 के लेवल से था और एज ऑफ नाउ आप देखिए एक माइनर डिक्लाइन था बीच में 4-5 दिनों के पहले और आई थिंक दिस हायर टॉप हायर बॉटम इज वेरी क्लियर। सो रुझान की अगर हम बात करें तो रुझान तो बहुत ही बढ़िया है और पॉजिटिव ही चल रहा है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें सो हम गैप डाउन ओपन होने के बाद भी फिर से एक पॉजिटिव रैली देख रहे हैं मार्केट में। सो दैट शोज कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑन द इंडाइसेस इज रियली वेरी गुड। यहाँ से हमें अप्रोच तो यही रखना होगा कि बाय ऑन डिप ही करें। जब तक हम एक लोअर टॉप लोअर बॉटम नहीं देखते हैं तब तक हमें टॉप प्रेडिक्ट करना नहीं चाहिए, बिकॉज न्यू हाई पे कोई नए रेजिस्टेंस प्रीवियस लेवल के नहीं होते हैं। सो उसी वजह से ये ट्रेंड लंबे समय तक भी चल सकता है। 18,800 से 850 तक के लेवल्स हैं जो निफ्टी में हम वॉच आउट करना चाहेंगे। बट फॉर टाइम बिंग हमारे व्यूअर्स को एडवाइस होगी कि बाय ऑन डिप ही स्ट्रेटेजी करें। कोई भी लेवल पे नई बाइंग करें तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा अनफेवरेबल होगा। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने जो प्रीवियस बॉटम बनाई थी 42,600, जब तक बैंक निफ्टी 42,600 के ऊपर है तब तक इसमें भी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी होगी। और अगर उसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम आता है तो हम थोड़ा सा कॉशियस होंगे। अदरवाइज दोनों इंडाइसेस पे बुलिश व्यू बरकरार है। बुलिश व्यू जो है बरकरार है और गिरावट पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं कुणाल आपको। आप शुरुआत करेंगे दर्शकों की सवाल जवाब का सिलसिला। बेंगलुरु से पहले दर्शक को जोड़ेंगे। अमित कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अमित नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मेरे को इंडियन बैंक के बारे में जो 40,000 क्वांटिटी है एट द रेट 134 लॉन्ग टर्म। 40,000 शेयर हैं 134 रुपए के भाव पर। पहले तो अमित आपको बहुत बधाई, इतनी जबरदस्त आपको गेन्स हो रहे हैं शेयर में। विवेक आपसे राय लेंगे। हम देख रहे हैं कि तमाम जो मिड कैप बैंकिंग वाले जो स्टॉक्स हैं मल्टी ईयर हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। इंडियन बैंक की बात करें तो करीब करीब 3.5 साल की ऊंचाई पर ये शेयर है और पिछले साल भर में जो भी निवेशकों ने इसमें पैसे लगाए होंगे उनकी रकम हो गई है डबल। 134 पर इनकी एंट्री अमित की, 272-73 पर ये ट्रेड कर रहा है। आप ही बताइए कि यहाँ से भी आपको अपसाइड अगर नजर आ रहा है, निवेशित रहें या फिर जब इतना बड़ा मुनाफा हो गया है तो प्रॉफिट टेकिंग कर ले और कहीं और स्विच कर जाएं? गुड मॉर्निंग अभिषेक, और मैं इनको इनकी पेशेंस की दाद दूंगा। इनफैक्ट 120 रेंज में मैंने भी इंडियन बैंक लिया था और अब इस प्रोसेस में है कि धीरे धीरे उसमें से प्रॉफिट बुक करने की ये एक सलाह रहेगी।
क्यों कारण भी मैं बताता हूँ। देखिए, पीएसयू बैंक्स आगे चल के जो उनका क्रेडिट ग्रोथ है वो डेफिनेटली बहुत रोबस्ट रहने वाला है, ये 100% बात है, और इसके लिए मार्केट पीएसयू बैंक्स को रिवॉर्ड कर रहा है। अब जहां तक आप मिड एंड स्मॉल कैप्स बैंक्स की देखो, वहां तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और इंडियन बैंक का वैल्यूएशन यहाँ पे महंगा नहीं है। इनफैक्ट ये वेट कर सकते हैं करीबन 300 से लेके 350 तक। तब तक आप इसको होल्ड करो, और उस रेंज तक आप धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करो, मतलब एक शॉट में नहीं। और मेरी ये सलाह रहेगी कि मैंने इनफैक्ट कल या परसों आपके वीआईपी सेगमेंट में मैंने रेकमेंड भी किया था कि आप अगर इसमें से जो भी प्रॉफिट बुक कर रहे हो ना धीरे धीरे, उसमें से आप पीएनबी में कन्वर्ट करते रहो। तो पीएनबी एक लार्ज कैप बैंक है पीएसयू में, और मुझे लगता है कि आज के दिन सबसे वैल्यूएशन अगर देखो तो कम वैल्यूएशन वाला पीएनबी है। तो धीरे धीरे अगर इसमें आप कन्वर्ट करते हो तो हो सकता है कि आपको जो इंडियन बैंक दे रहा है वैसा का वैसा मुनाफा पीएनबी भी दे। ठीक है, तो इंडियन बैंक में ये राय दे दी गई है आपको, धीरे धीरे उसको पीएनबी में भी कन्वर्ट करिए। वैल्यूएशंस यहाँ पे भी काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं और आपका जो मुनाफा है वो और बढ़ सकता है, ये राय इस वक्त बैंकिंग शेयरों पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ उड़ीसा से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, विमलेश हमारे साथ मौजूद है इस वक्त फोन लाइन के जरिए। विमलेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। विमलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, उनका टीवी का वॉल्यूम शायद अनम्यूट है। हम आपसे और दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे जब भी अपना सवाल पूछें तो अपना जो टीवी का वॉल्यूम है वो कम कर ले, हम आपको बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। चलिए इनका जो सवाल आया है वो IRFC पर आया है। खरीद भाव जो था इनका वो 25 रुपये था और 500 शेयर्स इन्होंने लिए हुए थे, करीब करीब 4,900 का मुनाफा इनको इस वक्त हो रहा है इस स्टॉक में। स्टॉक भी इस वक्त अपने हाइस के आसपास ही कारोबार कर रहा है और हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने में एक अच्छा तेजी का ट्रेंड लगातार इस स्टॉक में दिख रहा है। करीब 50% से ज़्यादा की तेजी इस शेयर में दिखी है। 52 वीक हाई है कंपनी में और इस वक्त 34 रुपये के आसपास, 34 से 35 रुपये के आसपास स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। इनफैक्ट आज के दिन ही स्टॉक ने अपना नया हाई भी बनाया है, तो इस स्टॉक पर नज़र रखिए आप। इस पर एक टेक्निकल चेक ले लेते हैं। हमारे साथ कुणाल भी मौजूद है। कुणाल, IRFC पर राय दीजिए। कंपनी अपने हाइस के आसपास कारोबार कर रही है, इनको भी अच्छा मुनाफा हो रहा है और अब ट्रेंड दिखाई दे रहा है आपको, या फिर निकल जाने की राय देंगे इस स्टॉक से? पूजा, जैसे मैंने इंडाइसिस के बारे में बताया कि एक बार जब ये ऑल टाइम हाई पे एंटर होते हैं तो इसके प्रीवियस कोई हाई और लो होते हैं, प्रीवियस हाई नहीं होते और उसकी वजह से इसमें ट्रेंड लंबा भी चल सकता है। सेम गोज विद IRFC। इस काउंटर ने नवंबर बिगिनिंग में ऑल टाइम हाई अपना क्लियर किया 23 के अराउंड, 24 के अराउंड एक ब्रेकआउट क्लियर किया, सॉरी, और वहां से एक क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम बनाया जा रहा है। वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। हमें नहीं पता मुनाफा वसूली कब होगी, तो हमारे व्यूअर को एक सलाह दूंगा कि यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें। इफ यू आर कंफर्टेबल होल्डिंग द पोजीशन फॉर लिटिल लॉन्ग तो एक 32 के लेवल का स्टॉप लॉस लगा दें। अगर ये 32 के नीचे जाता है तो हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की सलाह देंगे। अदरवाइज यहाँ से और एक अगर नया हाई आता है तो ये 32 का स्टॉप लॉस ट्रेल करके 34 पे लगा दीजिए और ये पोजीशन कैरी करिए। आई थिंक ये लंबी अवधि का घोड़ा है, इसे अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करिए, बहुत ही अच्छा मुनाफा आगे जाके भी मिल सकता है। लंबी अवधि के लिए होल्ड करने की सलाह है। ठाणे से रवि हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। रवि गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना है आपको। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास सर RVNL का 400 स्टॉक है 35 के रेट से, तो उसे अभी होल्ड करना है या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? 34-35 रुपए के भाव पर हैं RVNL के शेयर। और रेलवे स्टॉक्स में अगर हम देखेंगे RVNL बहुत ही स्टैंड आउट होकर उभरा है और जिस तरह की रफ्तार इस शेयर ने दिखाई है, विवेक शायद किसी को उम्मीद नहीं रही होगी। 35 वाला शेयर देखिए 70 नहीं बल्कि अभी 80 रुपए के आसपास पहुंच गया है और लगातार इसमें बड़ी तेजी हो रही है। RVNL, क्या आपको उम्मीद है अभी शेयर क्या और चलेगा यहाँ से? ये एक्सपेक्टेड है कि आजकल क्वेश्चन आंसर सेशंस में ज्यादा रेलवे के स्टॉक्स ही आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसने बहुत अच्छा खासा रैली दिया है। अब वैल्यूएशन वाइज देखिए, जो पहले का सवाल था IRFC हो जाए या फिर RVNL हो, ये सारे के सारे स्टॉक्स अभी भी वैल्यूएशन वाइज तो बहुत चीप लगते हैं, तो आपको होल्ड करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं थोड़ा फिर भी स्केप्टिकल रहूंगा क्योंकि आखिर है ये PSU
और इनके कस्टमर अगर आप बेस देखो तो एक है इंडियन रेलवेज, तो उनका जो भी मतलब लिमिटेड रहेगा कैपेसिटी कभी भी। इसके कारण ये सलाह रहेगी कि आप होल्ड करो लॉन्गर टर्म में। आपका वैल्यूएशन यहाँ पे अभी भी सस्ता है, आरवीएनएल भी 90-95 तक फेयर वैल्यू है इसका, तो जा सकता है। और जिस दिन ये रेलवे स्टॉक्स ओवरऑल में करेक्शन आए, मतलब आपको अगर दिखे कि 5-7% टॉप से करेक्शन हो गया, उस दिन आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन इतना सस्ता है कि सेल राय नहीं दे सकता मैं, लेकिन जब तक ये ऊपर चलता है उसको तो राइट करना ही चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको इस स्टॉक में दे दी गई आरवीएनएल, और हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं रेलवे स्टॉक्स फोकस में भी है। आज भी आरवीएनएल अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। थोड़ी देर पहले आईआरएफसी में भी हमने देखा कि वहां पर भी अच्छा मोमेंटम इस वक्त देखने को मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं झारखंड से, ऋषि। ऋषि जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, उनसे संपर्क वापस से जुड़ चुका है। ऋषि सुन पा रहे हैं आप हमें? आपका सवाल पूछिए, और कितना समय दे सकते हैं ये भी बताइए। स्टॉक का 40 शेयर खरीदा था 325। हेलो जी जी, कितना समय दे सकते हैं आप ऋषि जी? चलिए, यहाँ भी थोड़ा दिक्कत हो रही है, लाइन में कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट इनका सवाल है हमारे पास। बीपीसीएल इन्होंने लिया हुआ है, 350 के भाव पर लिया हुआ था, हल्का नुकसान हो रहा है। इनसे बात नहीं हो पाई कि ये कितना समय दे सकते हैं, लेकिन कुणाल आप सजेस्ट करिए बीपीसीएल में क्या लेवल्स देख रहे हैं आप? हमने देखा कि क्रूड में जो गिरावट आई उस दौरान बीपीसीएल भी चला। क्या करना चाहिए अभी? आगे के लेवल्स आपको क्या दिख रहे हैं? इनको बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर ले? और अगर कुछ स्टॉप लॉस भी आप इनको सुझा पाए तो। पूजा, बीपीसीएल काउंटर हमने 2 हफ्ते पहले शो पे ही डिस्कस किया था, और तब मैंने बताया था कि मैंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी लिखा था। करीब 302-305 के अराउंड ये काउंटर चल रहा था। ये काउंटर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसका अगर आप ऑल टाइम लो भी देखें, लंबी अवधि का चार्ट देखें 20 साल का, तो इसका जो बॉटम बन रहा है वो 298-300 पे ही आ रहा था, और काउंटर ने वहीं से एक अच्छी रुझान बनाई है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बीपीसीएल मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इस लेवल पे भी आप होल्ड कर सकते हैं। बट अगर हमारे व्यूअर का थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू होगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए एक रेजिस्टेंस है 345 के लेवल का, 345-350 के बीच का। ये हाई बना था सितंबर मिड में। आई थिंक वहां पे एक थोड़ा सा पॉज भी ले सकता है। शॉर्ट टर्म व्यू है तो यहाँ पे एक बार लॉस बुक करके एग्जिट करें। नीचे आता है 320 के अराउंड तो फिर से बाइंग करें, और अगर ये काउंटर 350 के लेवल को क्रॉस करता है तो अगले 2 या 3 महीनों में हमें शायद 380 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। आई एम वेरी बुलिश ऑन बीपीसीएल फ्रॉम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्ट टर्म के लिए 345 का एक रेजिस्टेंस हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है बीपीसीएल को, लेकिन 345 रुपए पर एक बाधा आ सकती है शेयर के लिए। जोधपुर चलेंगे, वहां से नारायण जी हमारे साथ फोन लाइन पर। नारायण जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? IDFC AMC के 20 शेयर हैं। 20 शेयर है, भाव सर? 712। 712। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसमें। 431 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। विवेक, हमने लगातार प्रेशर देखा है शेयर पर, और देखिए अनफॉर्चुनेट है कि जहां इन्होंने खरीदा है वहां से लगातार ये प्रेशर में है, और अब ये 400 रुपए के आसपास है। हालांकि थोड़ा सा रिकवर किया है निचले स्तरों से, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये शेयर इनके नुकसान की भरपाई करेगा, या फिर बेहतर ये होगा कि यहां से निकल जाएं? कोई बेहतर विकल्प आप सुझाएंगे? देखिए अभिषेक, इसको 2 तरीके से लेना होगा। मैं दोनों बताता हूँ, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड्स में हम लोग वृद्धि में काफी काम करते हैं, तो बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं इन एएमसीज और जो इनके फंड्स है इसके परफॉर्मेंस को। पहला चीज, जो फंड्स थे आदित्य बिरला के, वो एक लगाड़ रहे थे कुछ समय तक, और मार्केट में ऐसे होता है कि लोग जाते हैं तरह तरह की वेबसाइट्स में और देखते हैं कि 5 स्टार है या 4 स्टार है, और उस बेसिस पे फंड्स में इन्वेस्ट होता है पैसा। तो आदित्य बिरले के जितना भी मतलब फंड्स थे वो थोड़े लगाड़ थे, लेकिन तो हाँ, उसके कारण स्टॉक मतलब डाउन था और मार्केट शेयर ये लोग लूज कर रहे थे।
लेकिन ऑफ लेट मतलब पिछले 6 महीने से देखोगे आप तो काफी फंड्स में अच्छी खासी रिकवरी आई है और क्वार्टाइल 1 या 2 में काफी फंड्स आ गए, तो मुझे लग रहा है कि आगे चल के अच्छा करेंगे। और अगर फंड्स अच्छा करे तो इसमें फंड्स फ्लो भी अच्छा आएगा, पहला चीज। दूसरा, आपको ये सोचना रहेगा कि लॉन्गर टर्म में एएमसी बिजनेस इंडिया में कैसे रहने वाला है। आज भी देखिए जो परसेंटेज नंबर ऑफ पॉपुलेशन हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कल मर्क के जो सीईओ या एमडी जो भी थे उन्होंने दिया कि इतना एसआईपीस हो रहा है। तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो एक सनराइज इंडस्ट्री है अभी भी, और आगे चल के इसमें एक मल्टीफोल्ड ग्रोथ होनी है। तो शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो कोई फायदा नहीं है रख के, लेकिन अगर आप लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको धीरे धीरे थोड़ा बहुत एवरेज करना चाहिए और आपका एवरेज प्राइस नीचे लाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जो आगे चल के ग्रोथ होना ही होना है। मतलब आज हम लोग बात कर रहे हैं करीबन 30 लाख करोड़ मार्केट मतलब इक्विटी फंड्स की टोटल, ये अगले 10 साल के अंदर 100 लाख करोड़ होगा, ये आप मान के चलो। तो इन सब एएमसीज का मार्केट शेयर काफी बढ़ेगा और इनका रेवेन्यू भी बढ़ने वाला है। ऑलराइट, तो ये राय आपको आदित्य बिरला सन लाइफ में आज दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से। संजय कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम, नमस्कार। मेरा कोटक बैंक के ऊपर क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग जी, कोटक बैंक पूछिए संजय जी। 1950 से खरीदे, मेरी 100 शेयर है। ऑलराइट, और कितना समय दे सकते हैं आप? लॉन्ग टर्म एक साल दे सकता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक पर सवाल है। 1 साल का समय दे सकते हैं। 18 शेयर्स इन्होंने 1950 के लेवल पर लिया था। हल्का नुकसान हो रहा है इनको, बट यहाँ पर राय ले लेते हैं। विवेक, आप सजेस्ट करिए, कोटक महिंद्रा बैंक 1 साल का व्यू है इनका, क्या करें? 1950 पर इन्होंने लिया था, काफ़ी हल्का नुकसान हो रहा है, बट हमने देखा कि हाल फिलहाल में बैंकिंग शेयरों में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली। 1 साल के लिए बड़े रहने की राय देंगे या फिर इस स्पेस से कोई और बैंक आपको अच्छा लग रहा है जो कि इनको और अच्छा मुनाफा कमा कर दे सकता है? देखिए, कोटक बैंक अच्छा है, लेकिन आज के दिन ये हो के रखा है कि स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है और इसके कारण इनको रिटर्न नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे बैंक चल गए। आप एसबीआई देख लो, आईसीआईसीआई देख लो, जितने भी दिग्गज प्राइवेट बैंक्स है। एचडीएफसी काफी लटका हुआ था करीबन 1300-1400 में, वो भी अभी 1600 आ गया है। तो सब में रिकवरी देखा गया है, लेकिन कोटक बैंक अभी भी लगाड़ रहा है और बैंक में कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये तीनों अगर चल गए तो कोटक बैंक भी चलना चाहिए। तो आप 1 साल के लिए होल्ड कर रहे हो, डेफिनेटली होल्ड करो। मुझे लगता है कि आपको करीबन 2100-2200 का टारगेट मिल जाना चाहिए 1 साल के अंदर। ठीक है, तो कोई चिंता नहीं है, आप कोटक महिंद्रा बैंक में ही समय दे सकते हैं 1 साल का, और अच्छा मुनाफा ये स्टॉक आपको कमा के देगा। 2000 के ऊपर के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। चलिए, ये रहा कोटक महिंद्रा बैंक पर, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है। आप बने रहिए हमारे साथ। और कमोडिटी बाजार के बारे में आपको जागरूक करने के लिए, आपको जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कठिन शब्दावली है, उससे रूबरू कराने के लिए, उसके मायने समझाने के लिए हमारे साथ फिर से जुड़ गए हमारे सहयोगी विश्वमोहन। विश्वमोहन, बताइए आज क्या है आपके पाठशाला में? देखिए, कमोडिटी मार्केट में हम फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो फ्यूचर्स में ट्रेड काफ़ी रिस्की होता है, इसलिए आपको ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है और टेक्निकली जितने भी एस्पेक्ट्स है टेक्निकल एनालिसिस के, वो समझना ज़रूरी है। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स क्या होता है, ये आज हम समझाने की कोशिश करेंगे। इंडिकेटर यानी बाजार की चाल को समझने के लिए क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं टेक्निकल पैरामीटर्स पर, वो यहाँ पे समझ। शेयर हो या कमोडिटी, हर मूवमेंट को लेकर अहम संकेत आपको इंडिकेटर्स के जरिए मिल जाता है। और ये जो बड़े इंडिकेटर्स आमतौर पर जो यूज होते हैं वो मूविंग एवरेजेज है, आरएसआई है, एमएसीडी है, सुपर ट्रेंड, बोलिंजर बैंड्स, कई ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आमतौर पर बाजार में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं आमतौर पर, एक है लीडिंग इंडिकेटर्स और एक लैगिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स का क्या मतलब है, यानी आपको बाजार की चाल का पहले से ही इंडिकेशन मिल जाता है, पहले ही संकेत मिल जाता है कि बाजार की चाल यानी प्राइस का मूवमेंट किस तरफ होगा, इसलिए हम इसे लीडिंग इंडिकेटर करते हैं। लैगिंग, जो प्राइस के चाल यानी ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ट्रेंड के साथ जो चलता है
वो है लैगिंग इंडिकेटर, मतलब साथ साथ जैसा प्राइस हुआ उसी तरह का इंडिकेशन आपको मिलते हैं। तो ये दो तरह के इंडिकेटर्स हुए। अब इंडिविजुअल सब लीडिंग में क्या क्या आते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, ये आपको बताता है कि ओवरबॉट जोन में है प्राइस या ओवरसोल्ड में है। 0 to 100 का रहता है, 80 के ऊपर गया तो समझिए कि ओवरबॉट है, 30 के नीचे है तो ओवरसोल्ड है, तो यहाँ पर खरीदारी की राय बनेगी। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है, मोमेंटम और रिवर्सल के संकेत यहाँ पे दे देते हैं। जैसे 20 के आसपास है तो लगता है कि जैसे ओवर सोल्ड है, और 80 के ऊपर है तो ओवरबॉट की स्थिति है। ऑन बैलेंस वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम जाने के लिए इस लीडिंग इंडिकेटर्स को, कि वॉल्यूम भी बहुत बड़ा पैरामीटर होता है, वॉल्यूम के आधार पर भी आप प्राइस की चाल का संकेत मिल जाता है। इसलिए अब लैगिंग इंडिकेटर्स की बात करते हैं कि वो कौन कौन से लैगिंग इंडिकेटर। सबसे पॉपुलर लैगिंग इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, यानी पिछले 10 दिनों का जैसे आपने प्राइस का क्लोजिंग प्राइस का औसत निकाल लिया, वो मूविंग एवरेज है। तो उस एवरेज के आधार पर प्राइस ट्रेंड और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको पता चल जाता है। इसके अलावा एक और जो लैगिंग इंडिकेटर है वो MACD है, जिसमें आपको या तो आपको ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है, प्राइस ट्रेंड के हिसाब से, या प्राइस से वो डाइवर्ज कर रहा है, मतलब अलग चाल दिखा रहा है, वो MACD के जरिए पता चलता है। वॉलिंजर बैंड क्या है, तेजी और मंदी के साथ साथ ये आपको ब्रेकआउट का भी संकेत यहाँ पर मिल जाता है। तो ये कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स है। इसके अलावा इन इंडिकेटर्स के बाद 4 और इंडिकेटर जो ब्रॉडर तौर पर जाना जाता है वो आपको बता देता हूँ। वो है ट्रेंड इंडिकेटर, जिसके अंदर मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड और पैराबोलिक सार जैसे आते हैं। सेकेंड आता है मोमेंटम इंडिकेटर, जिसमें MACD, RSI और ADX जैसे इंडिकेटर आते हैं। तीसरा आता है वॉलिटिलिटी इंडिकेटर, जिसमें वॉलिटिलिटी कितनी ज़्यादा है ये समझाते हैं ये सारे इंडिकेटर, उसमें वॉलिंजर बैंड, एवरेज ट्रेंड ये आते हैं। और आखिर में होता है वॉल्यूम इंडिकेटर, जो आपको वॉल्यूम की जानकारी देते हैं, चाहे वो VWAP हो या फिर ऑन बैलेंस वॉल्यूम, जिसको हम OVV भी कहते हैं। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसके जरिए आप अपने ट्रेडिंग को आसान बना सकते हैं और बेहतर तरीके से ट्रेडर के तौर पे आए, ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। टेक्निकल एनालिसिस में जो ऐसे शब्द होते हैं जिनको सुनकर थोड़ा सा माथा चकरा जाता है या फिर वो समझ में नहीं आते हैं, तो विश्वमोहन ने काफ़ी हद तक काम आसान तो कर दिया है, लेकिन इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, एप्लीकेशन करके कौन सी कम्युनिटीज़ में पैसा बनेगा, इसके लिए आपको रोज़ देखना होगा मुनाफे की मंडी 11:27 पर सिर्फ 18 नाउ स्वदेश पर। आगे बढ़ेंगे। अंकित कुमार हमारे साथ, सवाल इनका आया है व्हाट्सएप के जरिए। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के इनके पास शेयर हैं 200 की संख्या में। विवेक, आपसे राय जानना चाहेंगे। JNK बैंक हमने देखा कि पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो 40 से 50 रुपए वाली जो रेंज है उसको ब्रेक नहीं कर पाया है, और अगर इस साल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हमने देखा कि बाकी जो बैंकिंग काउंटर्स हैं वहाँ रिलेटिवली एक बेहतर परफॉर्मेंस रही है, लेकिन JNK बैंक उतना चला नहीं है। कुणाल, पहले आप इस पर अपनी राय दीजिए कि इसका ब्रेकआउट कब आएगा और अभी आपकी सलाह क्या होगी इस पर। अभिषेक, आपने बहुत ही सही लेवल्स बताए हैं। इनफैक्ट इस काउंटर ने प्रीवियस हाई जो बनाया था वो करीब नवंबर 2021 में बनाया था, और वो हाई बना था 48 पे। और अभी भी देखिए आप गए हफ्ते काउंटर ने 48.85 का हाई बनाया, वहीं पे रुका हुआ है। सो ये 50 का जो एक जोन है वो क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अगर ये काउंटर 48-50 के ऊपर जाता है तो आई थिंक इसका पहला लक्ष्य बनेगा 67-68 का, और उसके ऊपर ये काउंटर 90 तक जा सकता है। बट अगेन आई वुड नॉट रियली बी इन हरी। मैं हमारे व्यूअर को सलाह देना चाहूंगा कि अगर पोजीशन है तो बने रहे, लेकिन इन एंटीसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट तो हमें काम नहीं करना होगा। ये काउंटर को क्रॉस होने दीजिए, 50 के ऊपर जाता है तो हम डेफिनेटली बाइंग सजेस्ट कर सकते हैं। पोजीशन बनी है, उसमें बने रहने की सलाह बनेगी। ठीक है, JNK बैंक को लेकर टेक्निकली इस शेयर में क्या हो रहा है, आपके लिए कैसे मौके बन सकते हैं, ये आपको बताया कुणाल ने, लेकिन फंडामेंटली विवेक आप इस पर राय दीजिए। अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन वाइज तो अभी भी बहुत ही सस्ता शेयर दिखेगा, लेकिन कहीं न कहीं अंडर परफॉर्मेंस हम इसलिए कहेंगे, जून से हालांकि ये शेयर डबल तो हो गया है, लेकिन बाकी बैंक जिस रफ्तार से दौड़े हैं मिड कैप, अगर हम स्पेस की बात करें, यूको बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, उसके अपेक्षा उसकी तुलना में ये शेयर उतना चला नहीं है। क्या आपको लगता है कि अब इसकी बारी है, ये चल सकता है? मुझे लगता है कि अभिषेक ये चल सकता है। पहला चीज, एक तो वैल्यूएशन सस्ता है इसका। दूसरा, देखिए बाकी बैंक्स में एनपीए की सफाई हुई थी, इस बैंक में एनपीए प्लस बाकी दिक्कतें थी जो सफाई हो रही है आफ्टर मतलब जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बनाने के बाद। तो काफी मतलब मैं काफी चीजें बोल नहीं सकता ऑन एयर, लेकिन हाँ काफी सफाई उधर भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि आज ये बैंक आफ्टर क्लीनिंग अप एक शानदार बैंक है और बहुत ही छोटा बैंक है, मतलब 4,400 करोड़ का मार्केट कैप,
मुझे लगता है कि इसमें काफी रैली यहाँ से बन सकती है। हाँ, जैसे अभी आपने कहा वो मतलब कुणाल ने जैसे सजेस्ट किया, वो अगर टेक्निकल ब्रेकआउट आ जाए उसके बाद में आप अगर इसको फ्रेश एंट्रीज लेते हो तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक रेंज में स्टक है, लेकिन इसको रैली तो देना ही है। वैल्यूएशन बहुत बहुत चीप आज के दिन। बिल्कुल। तो एक रैली देखने को मिल सकती है, ये राय जेएनके बैंक पर आपको टेक्निकल और फंडामेंटल लिहाज से राय इस बैंक में दे दी गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं देवाशीष जी। देवाशीष जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हेलो, मैं गार्डन रीच का 266 शेयर है, देवाशीष जी। 266.95 भाव पे ओके, होल्ड करे या प्रॉफिट बुक करे? बिल्कुल। चलिए हम देख पा रहे हैं मुनाफा तो आपको अच्छा हो रहा है, 58,000 के आसपास का मुनाफा हो रहा है, तो इसके लिए पहले तो बधाई आपको। लेकिन मुनाफा आपका और भी बढ़ा होगा, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी अच्छे लेवल पर आपने एंट्री ली गार्डन रीच में और उसका क्लियरली आपको गेन मिला। यहाँ पर आपसे हम कुणाल राय जानना चाहेंगे। हमने देखा गार्डन रीच ने तो 540 का भी हाई बनाया था, वो लेवल्स भी इन्होंने देखे होंगे, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार एक गिरावट का ट्रेंड बना हुआ है। मुनाफा लेकर इनको निकल जाना चाहिए या फिर थोड़ी उम्मीद है बने रहें स्टॉक में? सो पूजा अगेन काउंटर में रुझान तो अभी भी पॉजिटिव है। अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो इस काउंटर ने क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम 400 के लेवल से बनाए हुए हैं। यस, जैसे आपने बताया ऊपर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी है, 530 से ये काउंटर 485 तक आया है, बट एज ऑफ नाउ मोमेंटम इज स्टिल पॉजिटिव, द ट्रेंड इज पॉजिटिव, मोमेंटम इज मिसिंग। सो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा, वो है 465 का। अगर हमारे व्यूअर को थोड़ी सी लंबी अवधि का सोचना होगा तो 465 के एक स्टॉप लॉस से इस काउंटर में बने रह सकते हैं। इसमें मोमेंटम कभी भी शुरू हो सकता है और ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी रैली देखी है, तो थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन बहुत ही लाइकली है। प्रॉफिट बुक करोगे तो यहाँ से आप निकल के कोई अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप प्रॉफिट बुक करिएगा, अदरवाइज आई थिंक 465 के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में बने रहिए। आई थिंक इसमें एक रैली कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, स्टॉप लॉस जो कुणाल ने आपको सजेस्ट किया उसको फॉलो कीजिए और यहाँ से भी आपको मुनाफा इसमें और हो सकता है। गार्डन रीच में बने रहने की सलाह है। लेकिन बाजार लगातार हाईस पर हाई मारे जा रहा है और अब देखिए निफ्टी और सेंसेक्स फिर से नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। आज का जो स्तर है करीब करीब 100 अंक ऊपर आ गया है। निफ्टी 18,660 के आसपास पहुंच गया है और सेंसेक्स ने लगा दी है ट्रिपल सेंचुरी, 62,849 का हाई इसमें आज बना है। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर। नागपुर से दीपक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। दीपक जी नमस्कार, कौन सा शेयर आपके पास? नमस्कार जी सर, मेरे पास में 2 शेयर के लिए मैं फंडामेंटल राय चाहता हूँ जी। एक IRCTC मेरे पास में है, 181 का नंबर है, 732 पे मैंने खरीदे हैं। और दूसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र है 5050, जो मैंने 19 रुपए से खरीदी की है। तो इसमें थोड़ा फंडामेंटल राय चाहता हूँ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपकी 19 रुपए खरीद, राइट? जी जी। IRCTC खरीदा है 181 शेयर हैं 732 रुपए के भाव पर। हालांकि नुकसान हो रहा है, अगर नीचे से देखेंगे तो ये शेयर ऊपर आया है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है। विवेक, हमने देखा है कि रिलीजियस टूरिज्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ IRCTC ने की हैं। धीरे धीरे कोविड के साए से निकलने के बाद ट्रेन ऑपरेशंस भी सामान्य होंगे, टिकटिंग भी सामान्य होंगी और कहीं ना कहीं अब जो नज़र है टिकटिंग बिजनेस से मार्जिन बढ़ाने पर इनका फोकस है। आप ये बताइए कि IRCTC क्या भी होगा, यहाँ से आप कितनी तेजी देख रहे हैं? देखिए, मतलब ट्रेन्स काफी चल रही है। मैंने आपकी भी तस्वीरें देखी थी, आप ट्रेन में बैठे थे और मैं भी लास्ट वीक ट्रेन का एक सफर करके आया हूँ। स्टॉक मतलब मेनली टिकटिंग में, केटरिंग में, इसमें इन्वॉल्व है और इसका एक ही कस्टमर है फिर से, जो है इंडियन रेलवेज। अब ये एक स्टैंडर्ड बिजनेस है जहां पे आप बहुत ज्यादा स्केल अप कर सकते हो क्या, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अपना जो नेटवर्क है रेलवे का इंडिया में ऑलरेडी काफी फैला हुआ है। और जितने भी मतलब अभी नई नई तस्वीरें, नई नई ट्रेन्स देख रहे हैं, वो नेटवर्क को अपग्रेड करने का हो रहा है। नया नेटवर्क नहीं बन रहा है, वो नहीं बन सकता क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पिछा चुके हैं पूरा। तो एक स्टैंडर्ड बिजनेस रहेगा और स्टैंडर्ड बिजनेस में क्या होता है कि जो मतलब सिक्योरिटी एनालिसिस में जो पढ़ाते हैं हम लोग
कि एक लेवल पे प्रॉफिट आपका टिका रहेगा और लॉन्गर टर्म में वो आपका वैसे ही बना रहेगा। तो आज के दिन जो वैल्यूएशन मुझे आईआरसीटीसी का लगता है वो ऑन दी कॉस्टली साइड लगता है, तो आपको धीरे धीरे इसमें से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, पर्टिकुलरली बिकॉज मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा स्केल अप होगा यहाँ से। दूसरा स्टॉक ठीक है, आप आईआरसीटी तो हो गया, दूसरे स्टॉक पे बात करना है कि देख जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है विवेक जी। हाँ, बड़ी क्वांटिटी तो में है और 19 रुपए पर लिया है। हम देख रहे हैं कि 15 वाला शेयर 30 का तो हो गया, लेकिन आगे भी क्या विजिबिलिटी है, अभी और शेयर चलेगा? तो देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमारा भी टारगेट था करीबन 27 से लेके 30 रुपए और हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। क्योंकि देखिए बैंक आज वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक लग रहा है, एक फेयर वैल्यूएशन पे आ गया है, पहला चीज। दूसरा, आज ये जो मिड एंड स्मॉल कैप बैंक्स है, जो थोड़ी देर पहले मैं जैसे बोल रहा था, इनमें जो कैपेसिटी होगी, जैसे ये क्रेडिट ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं, इसमें मतलब ये इनकी कैपेसिटी एक हद तक लिमिटेड रहेगी। वही आप अगर लार्जर कैप बैंक लेते हो तो उनमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी रहती है, तो इनका ग्रोथ मॉडल मुझे लगता है कि एक हद तक सीमित रहेगा और यहाँ से बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लोजन को हम नहीं देख सकेंगे। तो इसके लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, एटलीस्ट प्रॉफिट लेके घर चले जाओ, ताकि एटलीस्ट कैपिटल लेके घर चले जाओ, और प्रॉफिट अगर आपको रखना है तो वो सिर्फ रखो। तो इसके लिए मैं थोड़ी देर पहले रेकमेंड कर रहा था कि आपको मतलब पीएनबी, क्योंकि मुझे पीएनबी आज वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता लगता है इन पीएसयू सेगमेंट, और आगे चल के भी जैसे जैसे और एनपीएस की रिकवरी होगी, मुझे लगता है कि वो स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर ये व्यू। लेकिन ईएसजी को लेकर एक कॉन्फ्रेंस में सेबी चेयरमैन माधवीपुरी बुच का संबोधन फिलहाल चल रहा है, आइए आपको सीधे वहां पर लेके चलते हैं। Which focuses on what is relevant and material for our markets. With that background, I would also like to share that the way in which SEBI is looking at the entire ESG space, it's like a three-legged stool. So while there is a lot of discussion around the corporates and their reporting requirements, and we discussed BRSR just now, there are two other important legs, which is the ESG rating providers. Because like we have today credit rating providers, tomorrow the ESG rating providers will be giving scores to every company. And the reason it's important that this area be looked at very carefully is because unlike credit rating, where we have a history of hundreds of years and very structured data and structured rules by which credit rating is done, the ESG space is new, evolving, and if you actually look at the ESG rating of even large corporates in developed markets, you look at the ratings of 2 or 3 different rating providers, each of whom is independently respected, you find that they are often poles apart. So the rules have not yet emerged in any, I would say, concrete or very well-structured way. This is an evolving space. And therefore, it's important that SEBI, as we work along with industry, we work along with the entire the ESG ecosystem, that this rating mechanism should evolve in a well-regulated manner so that no entity, no corporate entity is subject to ratings which are not well disclosed, methodologies are not well disclosed, or where it's sort of at the whims and fancies of people. No, there has to be a structure, because these ratings are going to play a very, very important role in the future of our corporates. The third is the mutual funds in India. We already have ESG thematic schemes. So it's also important that the whole issue of greenwashing should not happen. So what is greenwashing? Greenwashing is basically an entity's part of their ESG score being managed in a way to attract capital, whereas actually in substance it does not deserve it. So it is very important that the investing entities, like the mutual funds as well, have certain important rules of disclosure and rules that they follow when they actually go to an investor and say that we have an ESG fund and please invest in it. What does that really mean? What is the investor really buying? Should be very, very transparently disclosed. So all these 3 legs of the stool are important for us to have the ecosystem that is stable. That is what the focus of SEBI is.
बिल्कुल, तो ये थे ESG कॉन्फ्रेंस में सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच, और उनका कहना है कि भारत को ESG मानक तय करने होंगे और लगातार इस कॉन्फ्रेंस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जो भी कुछ अपडेट आता है वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, और आज एक और स्टॉक फोकस में वो है लॉरस लैब्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इस वक्त अगर देखें तो स्टॉक करीब 7% टूट चुका है आज ही के दिन। इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स में क्या कहना है, ये पूरी डिटेल्स लेकर सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित बताइए। नहीं, एंकर की आवाज नहीं। चलिए, उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, वापस से उनसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन लॉरस लैब्स में देखिए आज करीब 7% की गिरावट है, और यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है जिसमें कि कुछ चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की हैं। रिपोर्ट में डाउनग्रेड कर दिया है और बिकवाली की राय दी है, और इसके अलावा जो टारगेट है वो भी 460 से घटाकर 350 का दे दिया। इस वक्त अगर हम देखें तो 417 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है, और आज स्टॉक ने अपना 52 वीक लो भी छुआ, अपना निचला स्तर भी छुआ, और इस वक्त भी दिन के निचले स्तर पर ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो 7% की गिरावट है स्टॉक में, और जो रिपोर्ट्स भी आई हैं वहाँ पर भी यहाँ थोड़ा कमज़ोरी इस वक्त उस रिपोर्ट के चलते देखने को मिली है। तो डाउनग्रेड देखने को मिला है, और जो टारगेट है वो 350 तक का कर दिया है, और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि कुछ दबाव है। तो सौमित हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, और उनसे वापस से समझने की कोशिश करते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आया है। सौमित बताइए। वेल, अगर आप देखेंगे तो कोटक ने जो रेटिंग थी लॉरस लैब्स पे उसको डाउनग्रेड कर दी है अब सेल पे, और जो टारगेट प्राइस है उसको भी कम कर दिया है, 350 पे कर दिया है। पहले का टारगेट प्राइस 460 का था। अब ये जो डाउनग्रेड हुआ है या कट हुआ है टारगेट प्राइस का, इसके पीछे का मेन रीज़न यही है कि जो ARV है जो कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग होता है, इसकी जो टेंडर्स में प्राइसिंग है इसमें काफ़ी ज़्यादा गिराव देखने को मिला है। और दूसरा ये है कि उनका जो दूसरा की ड्रग है पैक्सोलोविड करके, उसके सेल्स लगभग नील हो चुके। तो अगर हम पहले ARV की बात करें तो रिसेंट साउथ अफ्रीकन टेंडर्स जो देखे थे ARV को लेके, उसमें करीब 12 to 53% का प्राइस कट देखने को मिला है पहले के 3 साल वाले टेंडर से अगर हम कंपेयर करें तो। और उसी के साथ अगर हम देखें तो कंपनी का जो पैक्सोलोविड ड्रग है जो कि एक की ड्रग है, इसके सेल्स जो है पिछले 2 महीने में लगभग नील है। अभी ये पैक्सोलोविड ड्रग एक हाई मार्जिन ड्रग था, और इसके सेल्स अगर नील हो गए हैं तो इसका एक कंसोलिडेटेड इम्पैक्ट ओवरऑल कंपनी के मार्जिन पे भी देखने को मिल सकता है। और इसी कारण ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके और भी डाउनग्रेड्स या कट आ सकते हैं अर्निंग्स पे लॉरस लैब्स को लेकर। और अभी अगर आप देखें तो कोटक ने जो EPS एस्टिमेट्स है लॉरस लैब्स के, उसको करीब 12 to 28% से कट कर दिया है FY23 से लेकर FY25 तक का। और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी की जो वैल्यूएशन है स्टॉक के वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, करीब 30 टाइम्स ट्रेड कर रहा है स्टॉक FY24 EPS के सामने। बट ब्रोकरेज के हिसाब से, कोटक सिक्योरिटीज़ के हिसाब से स्टॉक का वैल्यूएशन करीब 20 टाइम्स होना चाहिए। तो एक काइंड ऑफ वैल्यूएशन डी रेटिंग भी हमें देखने को मिल सकता है लॉरस लैब्स में आगे चलते। बिल्कुल, और भी डाउनग्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और इस वजह से आज हम देख रहे हैं ये जो कुछ रिपोर्ट्स आई है बाजार के हिसाब से, बाजार के अनुमान से ये माना जा रहा है कि और भी आगे कटौती देखने को मिल सकती है। ये कुछ ऐसा रिपोर्ट में निकल कर आ रहा है। एक बार फंडामेंटल राय भी ले लेते हैं। विवेक, डाउनग्रेड हुआ है, कंपनी आपको कैसी लग रही है, और जिन्होंने जो भी इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं स्टॉक में जो बने हुए हैं, अभी क्या करें, निकल जाने का समय है कंपनी से? देखिए पूजा, इससे ज्यादा नेगेटिव मुझे नहीं लगता है कि और कोई रिपोर्ट आ सकती है। और पर्टिकुलरली इसके लिए बोल रहा हूँ कि फार्मा ओवरऑल आज के दिन एक मरा हुआ सेक्टर है, और इसमें रिवाइवल ओवरड्यू है। तो ठीक है, 350 अगर बोल रहे हैं आ भी जाए तो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और वैल्यूएशन वाइज जो मतलब अब तक का परफॉर्मेंस था कंपनी का, वो तो मुझे ठीक है। यहाँ से हो सकता है कि आगे जाके परफॉर्मेंस में और दिक्कत आ सकती है, कि मुझे लगता है कि रिवाइवल ही आएगा। तो कुछ तकनीकी दिक्कत है, विवेक से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन चलिए कुछ और दर्शकों की फटाफट सवाल लेंगे। मौसमी का सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए, इनके पास है नाथ बायोसाइंसेस की 100 शेयर 380 रुपए के भाव पर। नाथ बायोसाइंसेस, इसके नतीजे ठीक ठाक ही आए थे। बिक्री में हमने देखा था कि 45% के आसपास का इसमें उछाल देखने को मिला था। आज शेयर ऊपर है, लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे तो शेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे ये ट्रेड कर रहा है, उनके खरीद भाव से तो बहुत ज़्यादा ही नीचे है।
छोटी कंपनी कुणाल 300-325 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, तो निश्चित तौर पर थोड़ा बीटा ज्यादा होता है, थोड़ी वोलेटिलिटी भी बढ़ जाती है इन कंपनियों में। आप स्ट्रक्चर बताइए, इसे कैसा लग रहा है और क्या अभी होल्ड करें या फिर यहां से निकल जाना बेहतर है? सो अभिषेक, मैंने इस काउंटर को शॉर्ट लिस्ट किया था जब इसका रिजल्ट आया था, और इसका रीजन एक ही है कि अगर आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें 2013-14 से लेके इसकी लिस्टिंग भी 2014 से मेरे पास डेटा है इनफैक्ट। सो 2014 में जो हाई बना था वो करीब 165 का बना था। उसके बाद फिर से वो लेवल हमने 2016 में देखा, जब ये क्रॉस हुआ 160 का लेवल, काउंटर गया था 600 तक। 600 से जब गिरा 2020 में, तब एक्सट्रीम बॉटम बनी 130, अगेन 130 से रिवर्सल हुआ, और रिसेंटली आप देखिए तो ये काउंटर 150 से 160 के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज दैट 160 जोन इस काउंटर के लिए बहुत ही बेहतरीन जोन है। अब हमारे व्यूअर के पास बहुत लंबी अवधि से ये काउंटर होंगे और ऊपर के भाव में होंगे, मैं डेफिनेटली यहाँ पे एवरेज आउट करने की सलाह दूंगा। जनरली लॉस मेकिंग पोजीशन में हम एवरेज आउट नहीं करते हैं, बट ये बिकॉज ये सपोर्ट पे मिल रहा है, यहाँ से डाउन साइड इज वेरी लिमिटेड। सो 150 के स्टॉप लॉस से नई बाइंग भी करिए। इस काउंटर में यहाँ से रुझान आने की बहुत ही अच्छी संभावना है। अगर ये काउंटर 180 के लेवल को क्रॉस करता है तो करीब करीब 240 से 250 तक के लेवल्स भी बता सकता है। सो तब ये नई पोजीशन जो आपने क्रिएट किया है वो एग्जिट करिए, पुरानी पोजीशन होल्ड करिए। दिस काउंटर एट दिस मोमेंट इज ऑफरिंग द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑन द चार्ट। ठीक है नाथ, बायोजीन्स को लेकर ये भी, चलिए इस शो को यहीं पर अब समाप्त करने का समय हो गया है। कुणाल और विवेक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों की सवालों की जवाब देने के लिए। बाजार बिल्कुल मजबूती से अपनी नई ऊंचाई पर टिका हुआ है, 18,650 के ऊपर है निफ्टी। सेंसेक्स है करीब 325 अंक ऊपर, 62,800 के ऊपर आज पहली बार ये निकला है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये भी इंडेक्स कर रहा है ट्रेड। एक छोटे से ब्रेक के बाद विश्वमोल लेकर आएंगे मुनाफे की मंडी। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत।